अच्छा, अब बीपीएस मॉडल के बाद हम इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ हेल्थ की अगर बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये बेसिकली एक मल्टी जो है ना मल्टी अप्रोच है, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कह लें आप, ठीक है। इंटीग्रेटेड मॉडल इसलिए इसीलिए इसको कहते हैं कि इसके अंदर हम डिफरेंट सिर्फ तीन, उसमें तो हम तीन चीज़ें डिस्कस करते थे ना, कि आपकी बायोलॉजिकल बिहेवियर, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स, तीन चीज़ें, लेकिन इसमें दो चीज़ें और ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये फिलॉसफी ऑफ इंटीग्रेटेड हेल्थ को प्रैक्टिस करवाता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये होलिस्टिक मेडिसिन को भी करता है कि भाई होलिस्टिक मेडिसिन भी ठीक है, लेकिन ये साथ कहता है कि भाई कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेने चाहिए, ठीक है। पेशेंट सेंटर जो है, सेंटर्ड इन नेचर भी होना चाहिए, ठीक है, मॉडल को। तो ये ना सिर्फ आपकी डिजीज़ को ट्रीट करने में हेल्प करता है, बल्कि उसको प्रिवेंट करने में भी आपको जो है हेल्प करवाता है, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ अ क्रॉनिक डिजीज डज नॉट हैव टू प्रिजेंट यू फ्रॉम लिविंग वेल। इसका मतलब ये प्रेजेंट नहीं, ये प्रिवेंट होना चाहिए था, कि अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो गया तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप बीमार होकर बैठ जाएं, ठीक है, आप ज़िंदगी को उम्मीद ही छोड़ दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक बीपीएस मॉडल से एक अगला नेक्स्ट स्टेप जो है जो ह्यूमन वेलबींग या हेल्थ का आता है, तो उसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी आपने जो पढ़े, आपने सोशो कल्चरल फैक्टर भी देख लिया, कॉग्निटिव बेसिकली साइकोलॉजिकल फैक्टर ही है, ठीक है। दो नए ऐड कर दिए हैं, बिहेवियरल फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो ये पांच फैक्टर्स जब मिलते हैं, ठीक है, और ये कैसे कैसे आते हैं ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये पांचों फैक्टर्स जब आप ऐड करते हैं तो ये इंटीग्रेटेड मॉडल बन जाता है। अब इसके अंदर एक होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म है कि रिएक्टिव स्टेट है होम्योस्टेसिस। एक रिएक्टिव स्टेट्स का क्या मतलब है कि एक स्टिमुलस आता है, ये उसको फीडबैक को चेंज करता है, तो वो फीडबैक लूप पीछे जाता है और वो सोर्स को कुछ तब्दीली लेके आता है। तो मिसाल मैं दूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ये एक रिएक्टिव स्टेट है होम्योस्टेसिस बेसिकली। ये बॉडी के अंदर हार्मनी इंटीग्रेशन को जो है ना वो इंश्योर करवाता है, ठीक है, बॉडी सिस्टम्स को इंटीग्रेट करता है, और ये अडेप्टिव नेगेटिव फीडबैक लूप्स के थ्रू काम करता है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपने छोटे 9th क्लास में एक मिसाल पढ़ी थी कि बच्चा जब दूध पीता है, ठीक है, तो वो सक करता है, जैसे ही टच करता है निपल को, तो सेंसरी सेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। वो सेंसरी सेप्टर्स के थ्रू जाते हैं ब्रेन के अंदर, वहाँ से ब्रेन कुछ न्यूरो रिलीज़ होते हैं, फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, ऑक्सीटोसिन नीचे आता है, वो मायो एपिथेलियल सेल्स जो हैं आपकी जो होते हैं ब्रेस्ट के अंदर, उनको स्टिमुलेट करता है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है तो मिल्क प्रोडक्शन हो जाती है। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल। इस तरह नेगेटिव फीडबैक भी होता है। नेगेटिव फीडबैक के अंदर क्या होता है कि वो जो प्रोडक्ट होती है वो सोर्स के लेवल को कम कर देती है। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है एलोस्टेसिस। व्हाट इज़ एलोस्टेसिस? होम्योस्टेसिस की रिएक्टिव स्टेट, ये है अडेप्टिव मैकेनिज्म। इसका क्या मतलब है कि जो अडाप्ट ये बॉडी के अंदर कुछ ऐसी अडेप्टेशंस करवाता है, बट यहाँ पर जो चेंज आता है दैट चेंज कम्स बिफोर द रिएक्टिव स्टेट, ठीक है। यानी स्टिमुलस आने से पहले ही चेंज जो बॉडी चेंज करती है उसको हम कहते हैं अडेप्टिव मैकेनिज्म एलोस्टेसिस, ठीक है। बाय प्रोडिक्टिंग चेंजेस, कि हो सकता है ऐसा हो तो हम ऐसे कर लेते हैं। जैसे आपको लगता है कि रात को यार सर्दी होगी तो क्यों ना मैं कंबल लेके चलता हूँ, ठीक है। अब आपको सर्दी लगी तो नहीं है ना, लेकिन आपको पता है रात को सर्दी होगी, तो आप कंबल पहले ही लेके चले जाते हैं। या गर्मियों के मौसम में जब आप बाहर जा रहे होते हैं तो आप जो है ओआरएस पानी में डालते हैं, पानी जो है ना वो, या पानी की बॉटल ले जाते हैं साथ कि यार मुझे वहाँ पे प्यास लगेगी तो मैं पानी पी लूँगा। तो ये एलोस्टेसिस होती है, दिस इज़ नॉट द होम्योस्टेसिस, ठीक है। अब अडाप्टेशंस जो आती हैं, ठीक है, कैसे कैसे अडाप्टेशंस आप करते हैं, मतलब ये एलोस्टेसिस के थ्रू आप किस तरह, आप क्रिएटिव काम जब करते हैं तो आप पहले से कुछ स्केड्यूल बनाते हैं, आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, मल्टी सिस्टम चेंजेस लेके आते हैं, ठीक है। आप स्केड्यूल बनाते हैं डेली टास्किंग का, ठीक है, इन एन एंटिसिपेशन ऑफ अ पॉसिबल चैलेंज टू द हेल्थ। अब इसमें हेल्थ के रेलिवेंट है, जैसे मैंने मॉस्कीटो के पीछे हमने एग्जांपल दी थी, तो अगर आप मॉस्फिल लगा लें, कमरे के अंदर सोने से पहले स्प्रे कर लें, पंखा चला लें, ठीक है, अपने ऊपर चादर करके सोएं, कपड़े पूरे पहने, तो वो क्या होगी, एलोस्टेसिस होगी, कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं, कि अभी आपको मसला नहीं हुआ लेकिन आप पहले ही अडाप्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ यू स्ट्रेस? अब जब भी बॉडी के ऊपर कोई टेंशन आपको आती है ना, तो ज़ाहिर है आपको परेशानी आती है। तो जो मैक्सिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है ना उसको यू स्ट्रेस कहते हैं। ऑप्टिमम डिग्री ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड यू स्ट्रेस, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट एंड नेसेसरी। अब क्यों इसका आगे ग्राफ पढ़ते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है यू स्ट्रेस, ठीक है। ये आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको इंस्पायर करने के लिए, ठीक है, आपकी ऑप्टिमम फंक्शनिंग, कि आप बेहतरीन काम करें, ताकि आपका जो एलोस्टैटिक मैकेनिज्म्स है वो एट बेस्ट वर्क करें, ठीक है। और जो 5 डोमेन्स मैंने आपको बताई वो उनके अंदर इंटीग्रेशन जो है ना वो कोऑर्डिनेशन रहे, ये इस यू स्ट्रेस का जो है ना वो फ़ायदा है। अब होता क्या है यू स्ट्रेस का, यहाँ पे ज़रा मेरे ख्याल से ग्राफ आगे पीछे हो गया, चलें वो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, आगे ग्राफ है वो।
डिस्ट्रेस क्या चीज़ होती है? इट इज़ अ स्टेट इन विच जो होम्योस्टैटिक और एलोस्टैटिक दोनों मैकेनिज्म हमने पढ़ लिए, ठीक है। तो ये दोनों जब चैलेंज होते हैं ना, जब ये चैलेंज होते हैं बाय स्ट्रेस, यानी जब कोई एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर आके इसको चैलेंज करता है आपकी होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म को, तो यानी बॉडी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, तो जो पहली स्टेट आती है दैट इज़ द डिस्ट्रेस, ठीक है। चैलेंज टू वन डोमेन इन्फ्लुएंस ऑल द डोमेन्स, जो पहले हमने 3 पढ़ी डोमेन्स, फिर मैंने कहा 5 डोमेन, 2 हमने इन्वायरमेंट और बिहेवियर ऐड किया था। तो 5 डोमेन में से किसी एक के अंदर भी अगर चेंज आएगा ना, तो चूँकि सारे आपस में इंटीग्रेटेड हैं, तो कोई एक सिस्टम ख़राब होगा तो सारे ख़राब हो जाएंगे। अब सपोज़ करें कोई इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक चैलेंज आया बॉडी को नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रही थी, ठीक है। अब एक डोमेन इफेक्ट होगी, जब एक डोमेन इफेक्ट हुई तो बॉडी कहाँ चली? डिस्ट्रेस के अंदर, ठीक है। अब 2 ऑप्शन है बॉडी के पास, या तो बॉडी जो है उस डिस्ट्रेस को मैनेज करेगी, ठीक है, इफेक्टिव रिस्टोरेशन होगी और होम्योस्टेसिस होगी और आपकी इफेक्टिव एलोस्टेसिस होगी, दोनों मिलके आपकी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन को कर देंगे दोबारा से बहाल। अब अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा कि फेलियर हो जाएगा टू रिस्टोरेशन, ठीक है। तो बॉडी कहाँ चली जाएगी? डिजीज़ या इलनेस के अंदर। अब इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ डिजीज़ एंड इलनेस, ठीक है। तो जो सबसे पहले अर्लीस्ट अनप्लेजेंट डिपार्चर फ्रॉम अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड हेल्थ, दिस इज़ द डिस्ट्रेस। ये डिस्ट्रेस की दूसरी डेफिनेशन है कि जब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, ठीक है, अचानक आपको पता नहीं ऐसे लग रहा होता जैसे दुनिया जो है ना सोनी सुनी होगी और आप अकेले रह गए हैं, ठीक है, और समझ भी नहीं आ रहा होता कि मुझे क्या हुआ, क्या बीमारी भी नहीं है लेकिन फिर भी बड़ी उदासी उदासी है, ठीक है। तो वो बेसिकली डिस्ट्रेस का लेवल होता है। इसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल कोई साइकोलॉजिकल इशू नहीं होता किसी लेवल के भी ऊपर, ठीक है। अब सिम्टम्स क्या है इसके अंदर? आपको हेडेक रहती है, हल्की हल्की हेडेक, थोड़ी सी बैक पेन हो रही होती है, ठीक है। पेट के अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा होता है, ठीक है, ऐसा लग रहा होता है जैसे खाना सही हज़म नहीं हो रहा, थकावट सी रहती है, वीकनेस, पेट भारी भारी हो जाता है और नींद आ रही होती है लेकिन बंदा सो भी नहीं पा रहा होता, ठीक है, ठीक है। लैक ऑफ स्लीप भी इसमें होता है, लेकिन नींद आ भी रही होती, सो भी नहीं पा रहा होता, भूख लगती है लेकिन कुछ खा नहीं पा रहा, ठीक है, और दिल करता है बंदा चुप रहे और किसी से बात ना करे, ठीक है, और फीलिंग ऑफ इनएबिलिटी टू कोप। अब प्रोग्नोसिस क्या है? दी सिम्टम्स आर सेल्फ लिमिटिंग, हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ये खुद ही ठीक हो जाएंगी, नहीं तो पैंडोल ले लो, गल ख़त्म हो जानी, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है इसकी? कि आप इन्वायरमेंट चेंज करें, ठीक है, आगे पीछे हो जाएं, मोबिलाइज़ करें, सोशल सपोर्ट, लोगों से मिलें, ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये पूरा एक जो है ना वो फील्ड है, ठीक है। आप लोगों से बातें करें, लोगों से शेयर करेंगे मुझे ये मसला है, दोस्तों से मिलें, ठीक है, और कोई हॉबी अपनी बना लें, हॉबी अगर होगी तो आप जो है ना अच्छे से कर लेंगे इसको कोप, या फिर पैरासीटामोल यानी पैंडोल खा लो, ठीक है, ये तो है ही। अच्छा, सिकनेस की बात करें तो फीलिंग ऑफ बीइंग सिक और अनवेल, या जब आपको ऐसा लग रहा है आपको नॉजियस सा फील हो रहा है तो उसको सिकनेस कहते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार टर्म है सिक रोल, कि सिक रोल क्या होता है? एक्टिंग करना कि मैं बीमार हूँ, ठीक है। वो स्टेट जिसमें एक इंडिविजुअल जो है ना अज्यूम करता है कि मैं ही इज़ अनएबल टू परफॉर्म हिज रूटीन वर्क्स, ठीक है। अमूमन बंदा जो है ना काम चोरी के लिए करता है कि भाई मेरा दिल नहीं कर रहा, मैंने नहीं काम नहीं करना, तो वो सिक रोल प्ले कर रहा होता है। इसी को मिलिंगरिंग भी इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है, ये बड़ा मुश्किल से अल्फाज लिखे हुआ, डेरोगेटरी टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ फ्रेडुलेंट सिक रोल दैट इंडिविजुअल अज्यूम टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबल गेन अ सोशल और फाइनेंशियल एडवांटेज। तो बेसिकली मतलब ये है कि जब आप जो है ना काम चोरी करते हैं या तो कोई गेन हासिल करने के लिए या अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए, तो वो बेसिकली आपका सिक रोल या मिलिंगरिंग कहलाता है। इसके में से MCQs आ जाते होते हैं, ठीक है। फन फैक्ट की बात करें तो जो लोग जो मिलिंगरिंग कर रहे होते हैं ना उनको लॉन्ग टर्म के अंदर वही डिजीज़ हो जाती है, ठीक है, या फिर कोई और क्रॉनिक डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। अब इलनेस क्या है? कि वो पीरियड ऑफ सिकनेस जो आपकी बॉडी और माइंड को अफेक्ट कर रहा है उस पीरियड को कहते हैं इलनेस। ये एक ओवरऑल व्यू है, ठीक है। और डिजीज़ क्या होती है? डिजीज़ तब होती है जब आप कोई इलनेस या कोई प्रॉब्लम है, जब वो डायग्नोज हो जाती है ना, जब हम उसको लेबल कर देते हैं कि ये फ़लाँ मसला है, तो उसको हम डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। जब सिम्टम्स जो है किसी भी पेशेंट की उसको एट्रीब्यूट टू अ काज और इटियोलॉजी, जब आप उसको किसी काज के साथ रिलेट कर दें, उसको डायग्नोसिस बना दें, फिर उसको आप डिजीज़ का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली चेंज है फंक्शनिंग ऑफ बायोलॉजिकल बिहेवियल सोशल स्फेयर्स, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है, आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। इसमें नेगेटिव जो लूप्स थे वो फेल होते हैं, वो रिस्टोर नहीं होते, जिस तरह पीछे हमने पढ़ा था डिस्ट्रेस के अंदर। अब प्लेसिबो ये बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। एनीथिंग दैट सीम्स टू बी रियल मेडिकल ट्रीटमेंट बट इज़ नॉट। कि जब आप किसी को ये कहें डॉक्टर साहब आपके पास कोई मरीज़ आता है और आप उसको अक्सर सुना होगा, जी ये जो दवाई है ना ये मैंने अमेरिका से स्पेशल आपके लिए बनवाई है, जी स्पेशल जो है ना सोने के और आग के साथ इसमें पीसे हुए देसी जो है ना ये मैंने वो बनवाया आपके लिए खुराक, जो है ना इसको खाने के बाद आप जो है ना वो 10 जो है ना लोगों जितनी ताकत आपके अंदर आ जाएगी। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना ये प्लेसिबो कहलाती हैं, यानी जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आपने पंप इतना किया उसको कि भाई ये तो बहुत ही अला चीज़ है, तो उसको प्लेसिबो कहते हैं। आपके जितने मल्टीविटामिन होते हैं, ड्रिप्स होती हैं, ब्रेन टॉनिक्स, ये सारे जो है ना बेसिकली प्लेसिबोज होते हैं।